जिस आदमी ने उसको पाला है, जिस आदमी ने उसको बनाया है, जिसके बल पे बना है, आज जब उसके खिलाफ जहाँ तक आदमी को कोई पोस्ट मिलती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस आदमी ने उसको टिकट दी, इसकी म्यूनसिपलिटी की दी, उसके बाद एमएलए की दी, एमएलए के बाद उसको सरकार में बनाया, और फिर जिसके वो 24 घंटे गुण गाता रहता था कि डिस्ट्रिक्ट दी आज़ाद साहब ने, उसको यहाँ खड़ी ऐसी ऐसी जगह जो रिमोट एरिया वहाँ तहसीलें, ब्लॉक और सब कुछ दिया। आज़ाद साहब के पास जो लिस्ट छोड़ता था आज़ाद साहब उसको देते थे। आज अगर वो ये आदमी कह रहा है तो आज बनिहाल में आप आम लोगों से पूछिए, लोग खुद भी परेशान हैं कि पिछले दिनों तो उसने ये जहाँ तक कह दिया था, कुछ बातें ऐसी कही थी, कुरान शरीफ की कसम तक खाने लगा था कि मैं हज करके आया हूँ। में सुनील शर्मा जो कि किश्तवाड़ से हैं, उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जितनी स्पीड से दिल्ली से आए थे उससे डबल स्पीड से ये वापस चले जाएंगे, उनको डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सुनील शर्मा जी को मैं ये बताऊंगा कि ज़मीन को देखकर और ज़बान को, अपनी ज़बान को इस्तेमाल कैसे करूं, वो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब रहते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के बराबर अभी तो बीजेपी में किसी का कद नहीं है, तो बाकी तो मैं मानते ही नहीं हूँ किसी को, किसी पार्टी को। सर, आपके पुराने साथी श्यामलाल शर्मा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो गुलाम नबी आज़ाद हो, उन्होंने इवन कि इतना बोला था कि 10 जनपद हो, साउथ एक्सटेंशन हो या फिर अकबर रोड हो, वहाँ से जो सरकारें चलती थी वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलती थी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पे? देखिए, वो उनका कहना जो है वो जानिए उनने किस सिवज में कहा क्या बात, पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के मुतालिक तो कुछ नहीं कहना। जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत का मसला है, ये रियासत के लोग इस चीज़ के मुतमनी थे कि हमें कोई मुतबादल चाहिए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हुए आज तकरीबन 1.25 महीना हो गया है। तब से लेके अब तक कवायद चल रही है इस पार्टी को मजबूत करने की, और आज जो मेरे पीछे आप टीम देख सकते हैं, ये फाउंडर मेंबर्स भी हैं और उसके साथ साथ ये पूरे चिनाब वैली की जिम्मेवारी जो है वो इस टीम को सौंपी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से हमारे साथ अब्दुल मजीद वानी साहब बैठे हुए हैं, गोनी सर हैं, सुरूरी सर हैं, जुगल किशोर शर्मा जी हैं, गुप्ता सर हैं और मनाज साहब हैं। ये XMLC यहाँ से ये श्यामलाल जी बैठे हुए हैं। इन सब पर एक जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को जो ज़मीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, और एक कवायद चल रही है। कल रियासी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, आज रामबन में एक बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, और यहाँ पर जो कमेटीज़ का जो गठन हो रहा है वो आज इन सभी लीडर्स की कवायद में हो रहा है। इनसे भी जो बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, इनसे कुछ सवालात हम करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं जो डोडा से एक्स मिनिस्टर हैं अब्दुल मजीद वानी साहब। सर, पिछले दिनों यहाँ पर अमित शाह का दौरा हुआ यहाँ पर, और उन्होंने कांग्रेस, PDP और NC को आड़े हाथों लिया, जबकि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए ये बोला कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो इन तीनों से अलग हैं। उसी के चलते एक प्रेस वार्ता में सुनील शर्मा जो कि किश्तवाड़ से हैं, उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जितनी स्पीड से दिल्ली से आए थे उससे डबल स्पीड से ये वापस चले जाएंगे, उनको डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये मैंने भी सुना, सुनील शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दी मैंने भी वो सुना, बल्कि उसका जिक्र हमारे सरूरी साहब ने भी किया रियासी में। मुझे अफसोस है, क्योंकि जो कदावर शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब की है वो किसी और की नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो या रियासत के अंदर हो, ये दुनिया जानती है। ये हमारे कहने से नहीं, बल्कि उनकी अपना एक शख्सियत और एक कद है सियासत के अंदर, और देश के अंदर भी और रियासत के अंदर भी। अब आप कह रहे हैं कि चूँकि अमित शाह साहब का टूर जो रियासत जम्मू कश्मीर एज होम मिनिस्टर आया, उसमें मैंने वो एक ज़िक्र भी सुना उनका कि कश्मीर के अंदर आज तक इतना स्वागत इस्तकबाल नहीं हुआ है जितना अमित शाह जी को हुआ है। लेकिन साथ ही वहाँ के कुछ लोग, चंद लोग हैं कि उसमें मुलाजिम लोग थे, उसमें एम्प्लॉइज़ थे जो ज़्यादातर तादाद में वहाँ जलसे के अंदर थे। अब शाह साहब का कहना क्या है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है।
न मैं उसकी मैं कोई टिप्पणी करूँगा। और सुनील शर्मा जी को मैं ये बताऊँगा कि ज़मीन को देखकर और ज़बान को, अपनी ज़बान को इस्तेमाल कैसे करूँ वो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब रहते हैं। जी। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के बराबर अभी तो बीजेपी में किसी का कद नहीं है। तो बाकी तो मैं मानते ही नहीं हूँ किसी को, किसी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जिसने पिछले दौर में हुकूमतें की हो या इस रियासत की बागडोर संभाली हो, कोई भी कदावर लीडर नहीं है गुलाम नबी आज़ाद साहब के बराबर। क्योंकि आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब का 1.25 साल 2.5 साल का दौर देखा है, तो वहाँ क्या किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? वहाँ तो लोग देते हैं, वहाँ तो उनके काम उनके कार्य देते हैं, किसी के सर्टिफिकेट को उनको ज़रूरत नहीं है। आएंगे गोनी सर के साथ। गोनी सर, आपको एक सीधा सीधा सवाल है कि G23 का गठन हुआ था कि कांग्रेस की कुछ जो गांधी परिवार की नीतियां थी उनके खिलाफ इस G23 का गठन हुआ था। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जब जम्मू कश्मीर में आए, इन्होंने अपने दौरे यहाँ पर स्टार्ट किए, तो इन्होंने यहाँ पर जब घोषणा की थी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी बनाएंगे और G23 के नेता इनके साथ रहेंगे। सिवाय एक दो नेता को छोड़कर आज G23 के मैक्सिमम जो लीडर हैं वो आज कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। इसके पीछे आप कैसे कहेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी बननी थी वो अभी एक स्टेट में सिमट के रह गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, असल में जो अब इलेक्शन कमीशन के रूल्स हो गए हैं ना, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, फिर एलोकेशन ऑफ सिंबल का ताल्लुक़ है, फिर उसके बाद आपको रिकग्निशन का ताल्लुक़ है। ये 2-3 स्टेप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस वक्त यहाँ पर आए, मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि आइडिया हमेशा यही था कि नेशनल लेवल पे ही पार्टी अल्टीमेटली बनेगी। लेकिन अभी हमको, चूँकि यहाँ पर अपने लोगों की बहुत परेशानियाँ थी, बहुत तंगी थी अपने लोगों का, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेस ही कोई नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे बीजेपी के जो एक्स एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर्स थे, वो आज तक भी अपनी गवर्नमेंट की अकोमोडेशंस में बैठ के एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेट्स के साथ चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और बीजेपी आज इस रियासत में एक हो चुकी है, जिस वजह से कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कांग्रेस से। देखिए, जिस वक्त आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस से, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम पार्टी बना रहे हैं। ये तो उसके 2 दिन बाद आई, 3 दिन बाद आई। गेस्ट वर्क लगा हुआ था कि आज़ाद साहब सेपरेट पार्टी बनाएंगे या आज़ाद साहब किसी पार्टी के साथ मर्ज हो जाएंगे, ये सारे गेस्ट वर्क हो रहे थे। लेकिन मानना ये था कि आज़ाद साहब ने इसी वजह से कि जम्मू कश्मीर रियासत के लोग जो हैं यहाँ पर, जिसको ये गलत तौर पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, यहाँ के लोगों की अपनी परेशानियाँ हैं, तो आज़ाद साहब आए। हमने अभी तक, मुझे चूँकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्टी के बनाने में उसमें रहा हूँ और उसमें काफ़ी हमने काम किया उसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखें जो अभी आएगा आपके पास, तो अल्टीमेटली ये पार्टी जो है नेशनल लेवल पे ही जानी है। चूँकि हमने स्टेट लेवल पे की, इसलिए G23 वाले किसी आदमी का इसमें आने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर आज भी आप देखेंगे, जो अभी ये कांग्रेस इलेक्शंस करवा रही है, ये फिर सामने एक कंप्लीट फेक एक्सरसाइज है। इसमें आज भी वो चीज़, वो रूह नहीं है उसमें, वो सोल नहीं है उसमें, जिसके लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब लड़ते थे, जिसके साथ उनके साथ G23 के लोग जुड़े। और वो सब लोग जो आप देखेंगे जिनको G23 बोला गया, वो सब लोग एक रीजन के लोग थे। सर, आपके पुराने साथी श्यामलाल शर्मा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो गुलाम नबी आज़ाद हो, उन्होंने इवन कि इतना बोला था कि 10 जनपद हो, साउथ एक्सटेंशन हो या फिर अकबर रोड हो, वहाँ से जो सरकारें चलती थी वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलती थी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पे? देखिए, वो उनका कहना जो है वो जानिए उनने किस सिवज में कहा क्या बात, पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के मुतालिक तो कुछ नहीं कहना। जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत का मसला है, ये रियासत के लोग इस चीज़ के मुतमनी थे कि हमें कोई मुतबादल चाहिए। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब आए जिन्होंने 2005 और 2008 में वो गोल्डन पीरियड रियासत जम्मू कश्मीर का था, जिसमें वो 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, यात्री भवन बनाया, टूलिप जहाँ टूरिस्ट
जून में आते थे वो मार्च में आने लगे, और इसके बाद हॉस्पिटल दिए उन्होंने, मेडिकल कॉलेजेस दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, सड़कें बनाई, पुल बनाए, और उसके रियासत जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाया। तो जहाँ पे आपका कहना है कि वो रिमोट सिस्टम वो दिल्ली से चलता था, जहाँ तक मैं एक साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, जिस वक़्त नेहरू जी के वक़्त के बाद जब इंदिरा जी आई, उसके बाद उन्हें अपनी शहादत दी, फिर राजू जी आए, उन्हें अपनी शहादत दी, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए। एक संजीदा और दानिश्वर लोग आए जिन्हें प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे और उनने लोगों का भला किया, हम उसमें दो राय नहीं रखते हैं। पर उसके बाद जब ये राहुल जी आए तो ये बात सही मैं मानता हूँ कि उनके हाथ में रिमोट किसी और के हाथ था और सदारत वो करते थे। उस वजह से इसमें आपसी तजाद पैदा हो गया, और वो उस वजह से उन्होंने कहा होगा कि जिस वजह से कि मेच्योर लोग आए, उनके हाथ में ये कमान आई और ने तबाही और बर्बादी इस मुल्क की कि 8 साल में 24 स्टेटें इन्होंने हारी, जबकि हमारी साथ वाली स्टेट पंजाब को भी हारा। अब यहाँ भी हारना, फिर हम क्या, हम शुक्रगुजार हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के। हम, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ही वो शख्सियत है जिसने श्यामलाल जी को भी वहाँ जगह दी और कैबिनेट मंत्री बने। वो तो गुलाम नबी आज़ाद को हर जलसा उनकी तकारीर देखिए, आप हर जलसे में उनकी सराहना करते थे। आज अगर वो और कुछ बात कहते, मगर उनने ये बात आज़ाद साहब के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रिमोट दिल्ली में क्या थी, उसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया। जुगल जी के पास चलते हैं। जुगल जी, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल और मार्च तक जो इलेक्शंस है वो आने वाले हैं, जो हमारे पास अभी खबर है। तो आपकी पार्टी का प्रोसेस जो है वो अभी किस स्पीड में चल रहा है कि तब तक आपकी पार्टी का जो ये आप कमेटीज़ वगैरह बना रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, और किस लेवल की आप इलेक्शन लड़ोगे जम्मू कश्मीर में? यहाँ तक इलेक्शन का है, इलेक्शन अभी तो कह रहे हैं अप्रैल तक, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात अगर हो जाए। जहाँ तक हमारी स्पीड का तल्लुक है, ये सुपरफास्ट कहते हैं ना, ट्रेन चल रही है सुपरफास्ट गाड़ी, उसी तरीके से जो हमारे लीडर हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे चेयरमैन है इस डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, उन्होंने उसी ढंग से स्पीड पकड़ी हुई है। आज जैसे आपने देखा कि 8-9 लीडर इस जोन में, उन्होंने जोन इस पूरे रीजन को, जम्मू रीजन और श्रीनगर रीजन को जोन में तकसीम कर सबकी ड्यूटियां लगा दी हैं ग्रुप बना के कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। आज जैसे आपने देखा यहाँ पर रामबन में हम आए, कल वैसे रियासी में थे। ये हमारी कमेटी जो बनी हुई है, जो जिनसे आप पहले आपने पूछा इनसे, तो ये कमेटी हमारी उसी स्पीड में लगाई हुई है, जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। आज जैसे हमारा जो टास्क थी, हमारा ये था, और कल भी और आज भी, जैसे अभी भी इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्टों में और हमने जाना है, उसमें ये था कि हम पहले जोनल, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे सारा उसमें लोगों से पूछकर जोनल कमेटी एक हमने आज प्रपोज करनी है। बनानी तो आज़ाद साहब ने है, लेकिन हमने नाम इनसे लेने हैं, 2-3 नाम लेने हैं, जिसमें चारों डिस्ट्रिक्टों का एक जोनल प्रेसिडेंट होगा। उसके साथ जोनल प्रेसिडेंट के साथ पूरी टीम होगी, जैसे बस वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, ये सारी होंगी। और इसी ढंग से हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए भी कल वहाँ रियासी में भी किया, आज यहाँ रामबन में भी किया, तो उसके लिए भी नाम लिए जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। जैसे हमने यहाँ जिक्र हुआ, अच्छी एक सजेशन आई कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन का भी होना चाहिए और रूरल का भी होना चाहिए। उसी ढंग से यहाँ आज हमने नाम लिए हैं, कल वहाँ से लिए थे रियासी से, आज उनसे भी लिए हैं। थर्ड इसका जो अगला स्टेप होगा उसमें ये हो जाएगा कि पंचायत लेवल पे एक्सरसाइज की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट की तो 5-5 नाम हर ब्लॉक से लिए जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की पूरी कमेटी बनेगी, जिसमें 35-40 लोग होंगे, ऑफिस बीरर होंगे प्रेसिडेंट के साथ, वर्किंग प्रेसिडेंट होगा, 2-3 वो होंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट 2-3 होंगे, जनरल सेक्रेटरी, ये एक सारी टीम बनेगी। और फिर जिस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट की टीम बन जाएगी, इसी को फ़ौरन उसी वक्त लगाया जाएगा कि आप पंचायत पे जाने के लिए। तो यहाँ तक आपने जो बात कही है, ये उसी स्पीड पे हम चल रहे हैं। हम तो अप्रैल को तो छोड़ो, हम दिसंबर के लिए भी तैयार, अपने आप को तैयार समझते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो है, इनको एक गांव का पता है, एक डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, ब्लॉक का सारा मालूम है कि कहाँ से हम इसको ताकत दे सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा हमला जो हो रहा है आपकी पार्टी पर, वो आपकी जो एक्स पार्टी है कांग्रेस, उनके प्रेसिडेंट द्वारा किया जा रहा है। कभी कभी तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये एक्सपायरी डेट के लोग इस पर भर्ती कर दिए गए हैं, ये एक्स हैं, ये एक्स ही रहेंगे। तो क्या कहेंगे आप कि इस प्रकार के क्या कटाक्ष होने चाहिए?
देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, मैं उसको सीरियस नहीं लेता हूँ। इसलिए सीरियस नहीं लेता हूँ कि उसकी एक लॉटरी निकली है, लकली। वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। आज आप देख लीजिए, उसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ही आपने देखा कि चारों तरफ से लोग आए हुए थे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बनिहाल है, बनिहाल का इस वक्त सभी लोग, उसके जो स्टेटमेंट हैं, उसकी जो बात करने का तरीका है, जिस आदमी ने उसको पाला है, जिस आदमी ने उसको बनाया है, जिसके बल पे बना है, आज जब उसके खिलाफ जहाँ तक आदमी को कोई पोस्ट मिलती है वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस आदमी ने उसको टिकट दी, इसकी म्यूनसिपलिटी की दी, उसके बाद एमएलए की दी, एमएलए के बाद उसको सरकार में बनाया, और फिर जिसके वो 24 घंटे गुण गाता रहता था कि डिस्ट्रिक्ट दी आज़ाद साहब ने, उसको यहाँ खड़ी ऐसी जगह जो रिमोट एरिया, वहाँ तहसीलें, ब्लॉक और सब कुछ दिया। आज़ाद साहब के पास जो लिस्ट छोड़ता था, आज़ाद साहब उसको देते थे। आज अगर वो ये आदमी कह रहा है, तो आज बनिहाल में आप आम लोगों से पूछिए, लोग खुद भी परेशान हैं कि पिछले दिनों तो उसने ये जहाँ तक कह दिया था, कुछ बातें ऐसी कही थी, कुरान शरीफ की कसम तक खाने लगा था कि मैं हज करके आया हूँ। उसका भी बड़ा चर्चा है लोगों के, इसलिए हम इसको सीरियस नहीं ले लेते हैं। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ उसका जो कहना है, जो जितना ज़्यादा कहते चलाता जाएगा तो उतना हमें फ़ायदा है कि लोग उससे उतने ही उससे दूर भागते हैं। कि जो आदमी गलत बात करता है सामने नज़र आ जाती है। खासकर रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग मिनी सेक्टर बनाया, उसके बाद वहाँ पे सब डिवीज़न दिया, वहाँ डिग्री कॉलेज दिए। यहाँ रामबन के अंदर 2 डिग्री कॉलेज, एक रामबन में, एक बनिहाल में दिए हैं। तो जब इतना कुछ काम करने के बाद, और जिसको उसने पाला, जिसको बनाया, अगर आज आदमी चाहे कहीं पे भी चला जाए, कहीं पे भी पोस्ट मिले, लेकिन जब वो उसके ऊपर बात करेगा तो नेचुरली लोग उससे ऑलरेडी खफा हो रहे हैं। उसको तो अपनी परेशानी बनी हुई है, वो इसलिए परेशान है। सर, डीएपी का मेन मुकाबला किस पार्टी से होगा? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? नहीं, यहाँ तक अभी तो हम पार्टी बना रहे हैं। हमारा फील्ड तो जो है 90 कैंडिडेट होंगे, तो जब इलेक्शन होगी तो उस वक्त हम बताएंगे आपको कि किसके साथ मुकाबला है। अभी हम फील्ड में वर्क कर हमें यहाँ तक, हम जो समझते हैं कि यहाँ तक हर कंस्टिट्यूंसी में इस वक्त भीड़ लगी हुई है। और आज़ाद साहब ने जो फैसला किया है कि जो 50% कैंडिडेट जो होंगे पुराने होंगे, और 50 से ज़्यादा 50% जो होंगे जंगेस्टर होंगे। मतलब हालांकि वो बीच बीच में 60% भी कह रहे हैं। यहाँ 90 वर्कर हैं, यहाँ पे वो सपोर्टर हैं, लोगों का व्यू, लोगों का माइंड है। लेकिन यहाँ तक अभी हमारे पास कैंडिडेट जो हैं वो मोस्टली हम 15-20 कैंडिडेट हमारे हैं, बाकी फ्रेश आ रहे हैं, जैसे लेडीज़ आ जाएंगी, यूथ आ जाएगा। और आज़ाद साहब इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। वो तो 50 साल पॉलिटिक्स के अंदर अलग अलग स्टेटों में यहाँ कुछ भी नहीं था कांग्रेस का, वहाँ वो रहे हैं। यहाँ तो छोटी सी यूटी है ये तो उनके पूरी एक कंस्टिट्यूंसी में, और वो सब जगह नज़र मार रहे हैं कि कहाँ मैंने कैसे कैंडिडेट कहाँ से लाना, और जंगेस्टर को ज़्यादा मौका देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुकाबला हमारा किसी के साथ नहीं है। पहले तो हमारा जो है कि लोगों का रुख ही उनकी तरफ है, तो मुकाबला किसको गिने हम, वो तो बाकी ठीक है। लोग दूसरी घोड़े पे काठी का सहारा ले लें, यहाँ वो मजबूत है हम लोग। शुक्रिया।